हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो आज ये उसी का प्रैक्टिस सेट 9 है, जो कि घटना चक्र के बुक से लिया गया है और आज हम ये देखेंगे। ठीक है, इसके पहले का अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से सारे प्रैक्टिस मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। प्रैक्टिस नंबर 9, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में बेसिकली दिया था सर्वप्रथम, ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो मरो का नारा दिया गया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा जो बैठक हुई, वर्धा एक स्थान का नाम, वर्धा में बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को पूर्ण समर्थन प्रदान हुआ। और 7-8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की विशेष बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो जो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था उसकी पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन या फिर इसे अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो है अंतिम महान लड़ाई थी। और इसी आंदोलन में जो है गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक का नाम क्या है। तारीख ए फिरोज शाही लेखक के नाम है जियाउद्दीन बरनी। यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी कौन था? एक इतिहासकार और राजनीतिक विचारक था। तारीख ए फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। ज्ञातव्य है कि शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया। ठीक है, स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने, जो कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, और चित्तरंजन दास, तो दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर हम बात करेंगे तो जब एक असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसका अचानक जो है स्थगित कर दिया गया, कांग्रेस में निराशा हो गई। तो कुछ नेता विधान परिषद में प्रवेश करके सरकार का विरोध करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से 31 दिसंबर 1922 को गया में, ठीक है, गया में महाराज टिकरी के निवास स्थान पर हुई बैठक में कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा हुई। और 1930 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है, इसका गठन किया गया। 20 से 22 फरवरी 1923 को इलाहाबाद यानी वर्तमान में जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसमें पार्टी की सामान्य बैठक आयोजित हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, यह पार्टी कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में कार्य कर रही थी। इसी समय क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया 2 ऑप्शन, अन्य 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे महाराजा रणजीत सिंह। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बंदा बहादुर की मृत्यु जब हुई उसके बाद पंजाब का सिख नेतृत्व जो है छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था, जिसे मिसल कहा जाता था। उस समय पंजाब में कुल 12 मिसलें सक्रिय थी। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में हुआ था और ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। इनके पिता का नाम महासिंह था, जो सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। रणजीत सिंह ने आगे चलकर अधिकांश मिसलों को एकीकृत करके एक विशाल साम्राज्य बनाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो रणजीत सिंह का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? नवंबर 1780 में, और सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। इनके पिता का नाम क्या था? महासिंह था। ठीक है, इसके बाद उस समय पंजाब में 12 मिसलें कार्य कर रही थी। बंदा बहादुर मृत्यु के बाद पंजाब में मिसलों की स्थापना, वही चीज़ें सेम लिखा हुआ। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। ठीक है, अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कलिंग पर विजय जब इन्होंने प्राप्त की तो वो उस शिलालेख में उल्लेख किया गया है, तो वो है 13वां शिलालेख। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, 13वां शिलालेख की बात करेंगे तो ये अशोक जो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करते हैं और उसने जो है विजयोपरांत कलिंग में
दो अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली थी और दूसरा था दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? ठीक है, पंचायती राज को संवैधानिक निकाय जो है कौन सा संशोधन के तहत किया गया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट हो जाएगा। 1992 में जो 73वां संशोधन हुआ था उसी के तहत हुआ था, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत के संविधान के किसके अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? मतलब कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो उस अनुच्छेद का नाम बताना है। कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया बात है, तो वो है ए पार्ट अनुच्छेद 123। 1, 2, 3 में क्या है? राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर, यानी कि संसद जिस विषय पर विधि बनाने में सक्षम है, अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो, उस समय को छोड़कर जब संसद में दोनों सत्र में हों। और यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। ये मामला इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र शुरू होने से तक टाला न जा सके। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? तो वो संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जिसने 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया। ठीक है, इस संशोधन से पहले अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान केवल नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में था, जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं था। भाग 3 में जो है अभिन्न अंग बन गया है और इसने जो है अनुच्छेद 51 का में जो है 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा। ये संशोधन तापस मजूमदार समिति की सिफारिशों से जुड़ा हुआ है। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम था। यह संशोधन 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ आरटी एक्ट के साथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 23। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदान या किसी अन्य जोखिम पूर्ण नियोजन में प्रतिषेध है, मनाही है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा वाद योग्य होते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों के हनन पर जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? पहला है जो भारतीय संविधान की विशेषता में वो दिया गया कि यह एक लिखित संविधान है। तो बिल्कुल एक लिखित संविधान होता है भारतीय संविधान है। ठीक है, तो ये तो सही है। यह अनुमेय है, मतलब इसे संशोधित किया जा सकता है, तो आए दिन संशोधित होता रहता है। ठीक है, यह अनम्य भी है कि इसके कुछ भाग के रूप में यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जाता, तो ये भी सही है। इसके बाद यह एकात्मक है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, तो बिल्कुल सही है। एकात्मक है, केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र जो शक्ति है वो क्या है, केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। तो ये दोनों टाइप का, तो ये भी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया कि राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, जो कि गलत है। राज्यपाल संशोधित नहीं कर सकता, तो गलती यहाँ पर किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपको लगाना था कौन सा गलत, तो गलत यही डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरदीय विषु यानी कि जिसको कहा जाता है दिन रात बराबर, ये 2019 में कौन सी डेट को था ये बताना है। ठीक है, तो देखिए शरदीय विषु जो दिन रात बराबर था 2019 में, ये बताना है। तो ये था 23 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर की रात को होता है दिन रात बराबर। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, 20-21 मार्च को बसंत विषु के समय और 22-23 सितंबर ना कि 23-24 को शरद विषु के समय दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इन स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक अच्छी होती है? सबसे अच्छी मिट्टी सूर्यमुखी की खेती करना है तो उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर की बात करेंगे तो वो मिट्टी का नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी क्या होती है, सबसे अच्छी होती है सूर्यमुखी की खेती के लिए। चलिए, अंगामी वह जनजाति है जो कहाँ पर रहती है?
अंगामी जनजाति की बात करेगा तो अंगामी जो है ये नागालैंड में निवास करती है जनजाति है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड में अगर हम देखें तो अंगामी सहित 17 जनजातियां निवास करती हैं। और वहीं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड में 5 जनजातियां नागा, कचारी या फिर कछारी कह सकते हैं, गारो, कुकी और मिकिर निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? बागान के द्वारा इनमें से कौन सा प्राप्त फसल होता है जो पेय होता है यहाँ पे? तो वो होती है चाय। ठीक है, चाय बागानों के में होता है। ठीक है, उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? इनमें से, ठीक है, 10 डिग्री चैनल से क्या अलग किया गया है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है या प्रदेश है इनमें से जो अलग किया गया है 10 डिग्री चैनल के माध्यम से? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल से अलग किया गया है। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? सैडल पीक है। 8 डिग्री चैनल से मालदीव और मिनिकॉय को अलग किया गया है। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल को मिनिकॉय को लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से अलग करता है। तो इस प्रकार ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इसमें पूछा जा सकता है आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुआ? किसान बही योजना की बात करेंगे तो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन था। आंसर याद रखिएगा 1992 में लागू हुआ था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यास पर आधारित है। ठीक है, न्यास पर आधारित है। आंसर क्या है यहाँ पे? जो है बी पार्ट बिल्कुल राइट है। बी पार्ट क्या है? बिल्कुल राइट है। चलिए अब विस्तार से देखें तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर है। न्यास मतलब ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर यह जो है क्या है? आधारित है। और यह महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत इस सामाजिक आर्थिक अवधारणा में यह विचार प्रस्तुत किया गया कि धनी व्यक्ति आम जनों के कल्याण हेतु न्यासों के न्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में कार्य करे। तो इस प्रकार उनका जो है क्या है? विचार पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य? इसका आंसर क्या हो जाएगा? छिपी बेरोजगारी क्या होता है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? छिपी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 18, छिपी बेरोजगारी की बात करेंगे तो किसी कार में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्ति को लगे रहना, तो वो होता है छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब ज़रूरत है 2 व्यक्ति लगे हुए हैं 5 व्यक्ति, तो वो एक तरीके से छिपी बेरोजगारी हो जाएगी। क्योंकि अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहा जाता है। शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती ओजान रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, और अर्थात जब किसी काम में जितने श्रमिकों के वास्तव में आवश्यकता होती है या उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हों, तो इसे बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। किस मध्य जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है न्यूनतम रही थी? तो वो था 2001 से 2011 के मध्य। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए 1981 से 91 और 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के बीच में अगर क्रमशः देखें तो 23%, 21% और 17%, 17.5% रही थी 2001 to 2011 में। तो सबसे कम इसी में रही थी। अगला प्रश्न, फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है, 2002 में लागू किया गया। ठीक है, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको कहा जाता है, जो कि बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने में भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और उसकी स्थिरता का संवर्धन करने के उद्देश्य से फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट
के स्थान पर 2002 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। यह अधिनियम 1999 में पारित हुआ था और 2000 से इसने आंशिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया, पूर्ण रूप से 2002 में लागू हुआ था। रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है? रेडियो धर्मिता की बात करेगा तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, गीगर मूलर काउंटर से मापी जाती है। ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता? पीयूष ग्रंथ से इसमें से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोलैक्टिन निकलता है, वैसोप्रेसिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, सेक्रेटिन नहीं निकलता। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेक्रेटिन जो होता है हार्मोन ग्रहणी में निर्मित होता है, बाकी सब हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। चलिए, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहा जाता है? तो उस जल को कहा जाता है कठोर जल। क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। हल्दी जो प्राप्त होती है तने से, पौधे के तने से प्राप्त होता है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। मूत्र का असामान्य घटक इसमें से कौन सा है? ठीक है, मूत्र में मतलब यूरिया होता है, एल्ब्यूमिन होता है, क्रिएटिनिन होता है, सोडियम होता है। इसमें से कौन सा एक असामान्य घटक होता है? अगर वो आ जाए मूत्र में तो उसको असामान्य घटक के अंतर्गत, तो एल्ब्यूमिन नहीं आना चाहिए। आंसर यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मूत्र जो होता है हल्का अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है, पीएच मान 6 होता है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। मूत्र में लगभग 91 से लेकर 96% जल होता है, 2% यूरिया हो रहा है, 2% अनावश्यक लवण के आयन होते हैं, 0.1% क्रिएटिनिन होता है, सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य विशिष्ट पदार्थ होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, मार्च 2001 में नई कृषि नीति के विरोध में काश्तकारों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 26 का आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन जगह फैजाबाद, यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो अयोध्या में आयोजन हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में लुटेरा भगाओ कृषि भगाओ बचाओ अभियान शुरू हुआ। अभियान में WTO के विरोध में हस्ताक्षर एकत्रित हुए। इसे स्वतंत्रता के चार्टर का हस्ताक्षर अभियान कहा गया। हाल ही समय में पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्रों में भूख से मौत बढ़ी है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा राजस्थान भूख से मौतों के लिए चर्चा रहे हैं। सितंबर 1985 में ग्रामीण विकास विभाग को किस मंत्रालय के अधीन रखा गया था? सितंबर 1985 में बताना है यहाँ पे। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन, ये कृषि मंत्रालय के अधीन रहा था। तो यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 85 में कृषि एवं ग्रामीण पुनर्मंत्रालय मंत्रालय था। 1979 में इसे ग्रामीण पुनर्मंत्रालय मंत्रालय बनाया गया। ये संरचनात्मक बदलाव सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। आज ये एक पूर्ण स्वतंत्र मंत्रालय है। चलिए, अगला प्रश्न है, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम में किन पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय किया गया था? समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम जो है, इसमें अगर देखें तो SFDA और MFAL ये 2 पूर्ववर्ती योजनाएं थीं जिनका विलय करके बनाया गया था। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। SFDA मतलब कि लघु कृषक विकास एजेंसी, जिसको कहा जाता है सीमांत किसान और कृषि श्रमिक विकास एजेंसी, MFAL, इन दोनों में योजनाओं को मिलाकर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में से सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, और इसे 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में विस्तारित भी किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी हेतु कितनी धनराशि DBT के माध्यम से दिया गया? तो DBT के माध्यम से आया था 1200 रुपये दिया गया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग की अभिनव परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ने 26 मई 2025 को छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ दिया। विद्यालय में परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता विभाग के बैंक के खाते में स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्वेटर, स्टेशनरी खरीदने के लिए 1200 रुपये की धनराशि जो है DBT के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, इसी कार्यक्रम में अगर देखें तो 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास किया गया। 51,667 शिक्षकों को टैबलेट वितरण शुभारंभ हुआ। 7,409 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू की गई। निपुण प्लस ऐप का भी शुभारंभ किया गया। SCERT के द्वारा सृजित सारथी एवं अनुरूपण पुस्तकों का भी विमोचन हुआ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड्स कितने अंकों का होता है? ठीक है, लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड जो होता है ये कितने अंकों का होता है? तो 16 अंकों का होता है। यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फरवरी 2021 में यूपी सरकार ने भूमि विवाद और फर्जीवाड़े से बचने के लिए लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड्स प्रणाली लागू की है, जिसमें 16 अंक का कोड होता है। ठीक है, तो ये जो है राजस्व विभाग यूपी द्वारा जारी किया जाता है। नकली रजिस्ट्रियों को रोकना इसका उद्देश्य है। कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक सभी भूमि पर लागू है। लोगों को भूमि धोखाधड़ी से बचाता है। भूमि डिजिटलीकरण की दिशा में प्रमुख कदम है। नवंबर 2025 को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये किया गया था न्यायमूर्ति सूर्यकांत के
ने किया है? आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपका करंट अफेयर्स है। अभ्यास एक्विवेरिन के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे बताना है अभ्यास एक्विवेरिन ये क्या है? तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह है 2 से 15 दिसंबर 2025 के मध्य इस अभ्यास का 14वां संस्करण तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। अब इसमें एक्विवेरम के बारे में, दोनों के बारे में क्या सही है? तो दोनों सही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ठीक है, दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी अभ्यास हरिमऊ शक्ति है, इसके बारे में पूछा गया है। अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 यानी हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज 2025 के बारे में विचार करना है। यह भारत मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह 5 से 18 दिसंबर 2025 के मध्य अभ्यास का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। अब इसमें बताना है क्या सही है? तो ये दोनों हरिमऊ शक्ति के बारे में सही है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये था निर्मल कुमार मिंडा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, अक्टूबर 2025 में यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने वर्ष 2025 के लिए एसोचैम यानी कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक और अध्यक्ष संजय नायर का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, कोपरा जलाशय के संबंध में कथन पर विचार करना है। 12 दिसंबर 2025 को कोपरा जलाशय को आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। कोपरा जलाशय बिलासपुर जिले में स्थित है। अब ये दोनों के बारे में क्या कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है इसके बारे में, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 व 2 दोनों। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कहाँ पर अवस्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो इंटरनेशनल नेशनल पार्क है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका में अवस्थित है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1872 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन कहाँ संबंधित है? किससे? रामसर जो कन्वेंशन हुआ था ये किससे संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन जो आता है ये आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह कन्वेंशन हुआ था रामसर में 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षरित हुआ, 21 दिसंबर 1975 को प्रभावी हुआ। ठीक है, और रामसर एक जगह है, उस वहाँ पर बैठक हुआ था, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और कहाँ पर पड़ता है रामसर? ये ईरान में पड़ता है, जो वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में युद्ध हुआ है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में हमें बताना है इनमें से कि सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इनमें से अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में वन का क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर को है नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अरुणाचल के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीस के बाद जो है ओडिशा, ओडिशा के बाद आपका आंध्र प्रदेश आएगा। आंसर डी ऑप्शन राइट है। अब 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम बताना है। घटती उत्पादकता के टर्म में बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मैंग्रोव सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है, इसके बाद घास स्थल इससे कम होती है, फिर झील आ जाएगा, फिर महासागर होगा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। दूसरा, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अब इसमें कौन सा सही इसके बारे में कथन? यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए उत्तर पूर्वी तट पर तो स्थित है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, पहला सही। दूसरा जो इसकी लंबाई दिया गया है ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट केवल 1, क्योंकि अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो सिर्फ 23 किलोमीटर लंबी ये प्रवालभित्त मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। तो 2300 किलोमीटर लंबी है मात्र, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे गलती किया गया था, जो 2500 दिया था गलत है। चलिए, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता इनमें से? ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाएगा तो प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ये सोखती है, और तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है इसमें से कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइलेंट वैली जो कि कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है, पलक्कड़ और मलप्पुरम जिले में अवस्थित है शांति घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सुमेलित नहीं है? सही, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल में, मीथेन जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे बी पार्ट जो दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से होता है, तो ये गलत है। बाकी सारे सही है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय और द्रवीय पदार्थ है जो रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पर गलती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस्परिक तंत्र निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारस्परिक तंत्र जो होता है ये किनके बीच जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट, जीव और वातावरण के मध्य। आंसर ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट और डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। वृक्ष के पत्ते जो चलते हैं सरसराहट होते हैं, उनका सामान्य स्तर क्या होता है, उनका कितने डेसिबल तक होता है, तो 20 डेसिबल तक होता है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है परिपत्र। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कंठ तालब इनमें से कौन सा, कंठ तालब ध्वनियाँ की बात करेंगे यहाँ पे, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा क्या, कंठ तालब ध्वनि, या फिर इसमें ए आई होगा, तो कंठ तालब ध्वनि होगा ए आई। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ए आई जो होता है ये क्या होता है, कंठ तालब होता है, छोटा ऊ बड़ा ओष्ठ होता है, रा और शा जो है ये मूर्धन्य होता है, छोटा बड़ा जो है कंठ ध्वनियाँ होती हैं। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह जो लगता है वो इसके बीच में योजक चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह ऐसे डैश। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। रविवार है वो घर पर हो रहेगा, ठीक है, रविवार है वो घर पर हो रहेगा, ही रहेगा होना चाहिए इस रेखांकित शब्द को पहचानना इनमें से। तो यहाँ पे ही होना चाहिए, ही पर रेखांकित किया गया, तो ही जो है क्या है एक तरीके से, तो ही जो है क्या है, निपात है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ही निपात है। अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ बिना क्रम के दिए गए हैं 4 अलग अलग अंश में, उनको क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे 60 नंबर क्वेश्चन में अगर देखिए तो इस तरीके से व्यवस्थित करके हमें बताना है कि कौन सा पहले क्रम में वाक्य बनाना है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला वाला फिक्स है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, इसके बाद यहाँ पे हमें इसको विस्तृत करके बताना, फिर यहाँ पे लास्ट वाला जो है फिक्स है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो शुद्ध रूप से क्या बनेगा, तो अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का विकल्प रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अछूट रहे, तो इसके बाद ये हो जाएगा, पहले नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा, फिर और नई पीढ़ी तक ये अपने मूल रूप से जाएं, तीसरा नंबर ये हो जाएगा। किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, तो चौथा ये हो जाएगा। अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया था जैसे ये था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अभी इसको पूरा अगर मिलाकर पढ़ें तो अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का विकल्प रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अछूट रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप से जाए, किसी फिल्मी अनुवाद में के रूप में परिवर्तित होकर नहीं। तो हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसे ये था, तो ये सही था इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न में हमें बताना है जो अंडरलाइन किया गया है अध्ययन, इसको हमें करेक्ट करना है, ये गलत लिखा हुआ है, तो करेक्ट इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, अध्ययन जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बैठक में प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के बाद में लगता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है का लगा हुआ है, ठीक है, का मूल प्रत्यय लगा हुआ इसमें से, ठीक है। का जो है क्या है, कृत प्रत्यय है, क्योंकि क्रियापदों के अंतर्गत कृत प्रत्ययों से योग से भाववाचक, करणवाचक, कृतवाचक और कर्मवाचक संज्ञाएं बनती हैं। इनके साथ 2 प्रकार के विशेषण भी लगते हैं। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर कौन सा है, अधिकरण कारक, ठीक है, कारक जो होते हैं इनको जरूर याद रखिएगा। अधिकरण कारक का परसर क्या होता है, में पर, तो यहाँ पे पर हो जाएगा। आंसर क्या है, ये पार्ट करेक्ट है। रित का अर्थ क्या है, रित का अर्थ होता है सत्य, तो यहाँ पे रित दिया गया, रित का अर्थ क्या है, सत्य होता है। मुक्ति और मोक्ष भी रित के ही अर्थ हैं। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है। अब यहाँ पे देखिए, शायद पिताजी आ जाएं, यहाँ पे क्या बात व्यक्त कर रहा है, ये इससे क्या आपको भाव झलक रहा है, तो ये संदेह बता रहा है, संदेह
के बात हो रही है इस शब्द का, इस वाक्य का, कि शायद पिताजी संदेहार्थक हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संदेह जहाँ प्रकट हो वहाँ पे संदेहार्थक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कुकी। अब ये आपका आ गया कंप्यूटर का क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर का देखेंगे, इसके बाद हम आपका उत्तर प्रदेश देखेंगे। एक कुकी बताना क्या होता है। कुकी क्या होती है कंप्यूटर टर्म में, तो ये एक यूजर्स की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो यही इसके बारे में सही है। कुकी जो होता है यूजर्स द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट द्वारा बनाई गई फाइलें होती हैं। कुकीज ब्राउजिंग की जानकारी, जैसे कि उपयोगकर्ता की साइट, प्राथमिकताएं, प्रोफाइल संबंधित सीमित जानकारी क्या करते हैं, स्टोर करता है। ठीक है, ये एक उपयोगकर्ता वेबसाइट द्वारा सहेजी गई कुकी को सक्षम या फिर अक्षम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब यानी CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है डीगॉस। क्या कौन सी प्रक्रिया होती है, डीगॉस प्रोसेस होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ADSL डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरगामी दिशा में अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तो अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। इनमें से कौन सा होगा, यहाँ पे फिलअप करना था। तो 68 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे उच्चतर। ADSL जो है उच्चतर डेटा को ये तो है इधर से उधर करता है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ADSL मतलब असीमित यानी एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जो मौजूदा फ़ोन लाइनों के तांबों के तारों के माध्यम से ये कार्य करता है। ठीक है, ADSL जो है उच्चतर यानी हायर डेटा रेट को जो है अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तो अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसमें से डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा है। 69 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होता है ओरेकल RDBMS। ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर को डेटाबेस बनाने और स्टोर करने, प्रतिबंधित करने और बदलने, खोजने और उनके भीतर मौजूद जानकारी निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रमुख डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल RDBMS, IBM DB2, ADABS होता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है। तो कंप्यूटर की पहचान अगर इंटरनेट पर करना है तो उसका IP एड्रेस देखते हैं। ठीक है, हर किसी की यूनिक होती है, तो IP एड्रेस यहाँ पे राइट हो जाएगा। IP एड्रेस यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग में आता है। तो प्रोटोकॉल की अगर बात करेंगे तो ईमेल को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए रिसीव करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो ईमेल को प्राप्त करने के लिए करा जाता है। जबकि SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि ईमेल को भेजने के लिए करा जाता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों याद रखिएगा। चलिए, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा जैसे बूट सेक्टर वायरस होता है। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, बूट सेक्टर वायरस एक वायरस होता है। सिस्टम वायरस होता है, फाइल वायरस भी होता है, डिस्क वायरस कोई वायरस नहीं होता। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। कंप्यूटर वायरस जो होता है एक प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया जाता है। और ये कंप्यूटर वायरस इस प्रकार के होते हैं, बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस, पार्टीशन टेबल वायरस, स्टील्थ वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, स्टील्थ वायरस हो ही गया, माइक्रो वायरस, ओवरराइट वायरस। ये सभी वायरस के प्रकार होते हैं, लेकिन वह डिस्क वायरस नहीं होता। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो कौन सा डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षण में किया जाता है। 73 के आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क पहचान, यानी कि OMR जिसको कहते हैं, माफ करिएगा, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, OMR, जो कि इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है। अब इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा इनपुट साधन है जिसके उपयोग से किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे दिए गए नियमों का एक स्थापित समूह कौन सा है। इनमें से कौन सा एक नियमों का स्थापित समूह जो ये निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न डिवाइसों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित डिवाइसों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी
आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना और या विकल्प में कोई भी अंतर हो। ठीक है, तो वो कौन सा होता है इसमें से जो इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है या नियमों का स्थापित समूह इनमें से, तो वो हो जाएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्या होता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट के लिए अब इसमें इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल+V। यहाँ पे दिया गया दो ऑप्शन इधर है, कंट्रोल+V इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कंट्रोल+C से हम क्या करते हैं? टेस्ट को कॉपी करते हैं। कंट्रोल+Z से क्या करते हैं? अंतिम कार्य जो आप करते हैं उसको पूर्ववत कर सकता है उसके पहले की तरह, अर्थात अंडू करना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से? ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस 76 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रैम जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है बताना है कि इनमें से कौन सा ये जो है सभी प्रश्न संख्याएं क्या है? द्विआधारी संख्या प्रणाली, मतलब अगर आप बाइनरी नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें ये कौन सा प्राप्त होगा, किस वाले में? यहाँ पे दिया गया बी पार्ट में। अगर बी पार्ट को घटाएंगे बाइनरी नंबर को तो इस तरीके से प्राप्त होगा। कैसे घटाया जाता है देखिए, इस तरीके घटाने की विधि बताई गई है। यहाँ पे 1 0 है नीचे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इधर आ गया था उधार, तो यहाँ पे 0 बचा तो 0 0 0 हो गया। फिर यहाँ पे 1 आएगा उधार, तो 1 नीचे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 1, क्योंकि आप देखिए बाइनरी घटाने का नियम ये लागू करता है कि 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, एक बार बैरो करेंगे यानी उधार लेंगे बगल से। चलिए, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? पिंग कमांड क्या होता है? किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए पिंग कमांड का इस्तेमाल करा जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सीपीयू का वो भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित यानी स्टोर्ड प्रोग्रामों को पूरा करने और या निष्पादित करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट के नाम से। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में सर्किटरी होती है जो स्टोर्ड प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने के लिए तथा उसे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करती है। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेट्री शैली या विधि का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स थे जिन्होंने किया था, तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सी है? तो गंगा उत्तर प्रदेश से गुजरती है, यमुना भी गुजरती है, रामगंगा भी गुजरती है, झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि झेलम नदी जो है वो जम्मू और कश्मीर यानी इसका उद्गम है वेरी नाग के समीप शेषनाग झील से होता है, तो ये जो बहती नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चिनाब से जाकर मिलती है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है आपका? उत्तर प्रदेश शुरुआत हो गया, ये स्थित है आपका लखनऊ में। आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, NBRI जो की बात करेंगे तो लखनऊ में स्थित है। इसका नाम इसका जो है अब 13 अप्रैल 1953 में इसको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अधिग्रहित कर लिया था। 25 अक्टूबर 1978 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टोटल 8 राज्यों से मिलती है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो कुल 9 राज्य क्षेत्र से मिलती है, तो ये याद रखिएगा। राज्य पूछेगा तो 8 राज्य, और अगर सभी कुल राज्य क्षेत्र पूछेगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि उसमें एक संघ राज्य क्षेत्र भी आ जाएगा जो दिल्ली है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र, यहाँ पे चमड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र की बात करेंगे तो आगरा में और कानपुर में है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुरुष की जीवन प्रत्याशा कितनी है, मतलब जीने की जो उनकी आयु होती है पुरुष की कितनी होती है? तो वो है 64.3 वर्ष। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 64.3 वर्ष जो था जीवन प्रत्याशा 2013 और 17 रिपोर्ट के अनुसार था। अभी 2025-26 में 2019-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में जन्म के समय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.5 वर्ष हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन सा है? नहरें हैं क्या, नलकूप भी हैं, तालाब और कुएं हैं और अन्य साधन। इनका अवरोही क्रम हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा किससे सिंचाई होती है, इसके बाद सबसे कम किससे सिंचाई होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है, फिर होता है इसके बाद दूसरे नंबर पर नहर हो गया, तीसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो तालाब और कुआं से हो जाता है, फिर अन्य साधन आता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। अपभ्रक की प्राप्ति उत्तर प्रदेश से नहीं होती तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नोएडा की जब बात करेगा तो आप गौतम बुद्ध लगा दीजिएगा, यहाँ पे सर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक है। नोएडा का अगर बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका संयुक्त रूप संक्षिप्त में नोएडा कहा जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला की बात करेगा तो ये कहाँ पर पड़ता है? बांदा जिले में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1569 में इसे अकबर ने जीत लिया था इस किले को और बीरबल को जागीर के रूप में इसको प्रदान कर दिया गया था। चलिए, अगला प्रश्न में मिलान करना है। नगर दिया गया और हवाई अड्डा दिया गया है। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा, उसका नाम क्या है? लखनऊ में है अमौसी हवाई अड्डा। वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है? वाराणसी में बाबतपुर है। कानपुर में बात करेंगे तो कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो है कल्याण, ये कहाँ प्रकाशित होती है, मतलब कहाँ से प्रकाशित होती है कल्याण पत्रिका जो है? कल्याण पत्रिका के बारे में पूछा जाएगा तो सी ऑप्शन सही है। यहाँ गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ठीक है। 1926 में सर्वप्रथम इसका बम्बई से प्रकाशन हुआ। इसके बाद 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर से इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तीसरा प्रमुख स्थान इनमें से अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा धार्मिक समुदाय? तो वो है सिख। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो सबसे ज़्यादा धार्मिक समुदाय में हिंदू हो गए, दूसरे स्थान पर मुसलमान और तीसरे स्थान पर सिख आते हैं। चौथे, पाँचवें, छठे क्रमशः चौथे पर बौद्ध आ जाते हैं, पाँचवें पर ईसाई आ जाते हैं, छठवें पर जैन आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये पड़ेगा लखनऊ में। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान या फिर बिरजू महाराज कथक संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना 1988-89 में किया गया। ये अभी याद ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जो किया जाता है वो रबी, खरीफ, जायद। ठीक है। तो रबी, खरीफ, जायद। रबी गेहूं, जो चना, सरसों, मटर। ठीक है। खरीफ यानी धान तो जून जुलाई के दौरान होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो वो कानपुर में है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसे 1982 में मान्यता मिली और 9 जून 2015 से सेबी के निकास आदेश के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज व्यवसाय से बाहर हो गई है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 अप्रैल 1975 को स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकगीत और गायन के अवसर कब गाया जाता है? लोकगीत ये बताना। ठीक है। जैसे चैती कब गाया जाता है? चैती जो कि एक मौसमी गीत है, मौसम के समय, बरसात के समय गाया जाता है। कजरी कब गाते हैं? कजरी जब विवाह होता है या फिर मौसमी गीत यानी बरसात के समय गाया जाता है। रसिया कब गाया जाता है? रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है, ब्रज में गाया जाता है। और सोहर जब संस्कार गीत है, संस्कार होता है यानी कि लड़के का जन्म होता है तब गाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे मिलान हो जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ, आयोजित हुआ? ठीक है। 32वां सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? यहाँ पे अगर हम देखें तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है। भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में आयोजित हुआ है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कब हुआ था ये? फरवरी 2025 में आयोजन हुआ। चलिए, लोहम कंपनी की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित किया गया? लोहम कंपनी की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सी पार्ट जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कितने करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया था? अब ये जो बजट है उत्तर प्रदेश का 2026-27 का, ये था 9,12,696.35 करोड़। एग्जैक्ट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जब बनता है तो इसी के आसपास के नंबर्स को रख दिया जाता है और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो कि आज तक का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का बजट है 9,12,696.35 करोड़। ठीक है। जूनियर स्टैंड के 3284 पेपर में यही बजट के पूछ लिया था कितना बजट था।
तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसके बारे में देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।